नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी में जानकारियों का एक खास पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वेब होस्टिंग खरीदनी चाहिए और वेब होस्टिंग खरीदते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर जब हम वेब होस्टिंग लेने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये सवाल आते ही होंगे कि हमें किस तरीके से वेब होस्टिंग खरीदनी चाहिए, कितने की हमें पड़ जाएगी, क्या क्या चीजें हमें इसके साथ मिलती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्वर की जरूरत होती है, जो कि हमारी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड वेब और दुनिया के लिए अवेलेबल करती है, जिससे कि दुनिया के किसी भी कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो हम समझ पाते हैं कि आखिर किस तरीके से हमें किन किन पहलुओं को ध्यान में रखकर हमें यह तय करना चाहिए। जब हम वेब होस्टिंग ले रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से यह तय करना चाहिए कि इस प्रोवाइडर से अगर हम वेब होस्टिंग लेते हैं तो यह बेहतर रहेगा। तो इसके लिए कई सारे पहलू हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। वेब होस्टिंग लेते समय इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज जो है कि आप अपनी वेबसाइट की जरूरत को समझें। आपको अपनी वेबसाइट को किस उद्देश्य से बना रहे हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप कोई ब्लॉग या ब्लॉग चला रहे हैं। आपको यह जानना होगा आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, उसकी कोडिंग लैंग्वेज क्या है, आपकी ऑडियंस कहाँ से है और उसकी जो क्वांटिटी है वो किस तरीके की है। जब आप ये समझ आते हैं या तय कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये होती है कि आपको कितनी सहायता की जरूरत है, आपको कितनी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है जो कि एक आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रदान करे। चाहे वो कस्टमर सर्विस की बात हो, जो ईमेल के थ्रू बात होती है, या फिर वो फोन सपोर्ट की बात हो, कितने टाइम पर वो अवेलेबल होते हैं, क्या वो 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या वो आपकी लोकल लैंग्वेजेस हिंदी या इंग्लिश में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यह चीज़ भी आपको जानना बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ों में कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या ज़रूर आ जाती है। तो यह भी जान लेना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको क्या है कि जो प्रमुख जो फैक्टर होते हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस तरीके का सपोर्ट उनसे चाहिए, तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जब आप स्टार्टिंग में होस्टिंग ले रहे होते हैं उसका प्राइस कितना है, और आगे जाकर उसकी जो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, नवीनीकरण करवाते हैं, तो उसका रिन्यूअल के टाइम पे कॉस्ट कितनी पड़ती है। आपको यह आपके बजट के हिसाब से तय करना होता है और आपको कितने समय के लिए होस्टिंग चाहिए होती है, इस आधार पर आप यह तय कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टेक्निकल जरूरतें क्या है, आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आपका होस्टिंग प्रोवाइड आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि साइट बिल्डर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसी अन्य जरूरतों को पूरा करता है या भविष्य में करेगा। इसके अलावा आपको जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने पहले भी कहा था कि जो सहायता तंत्र है उसका कंपैरिजन भी बहुत जरूरी होता है। सहायता तंत्र यानी कि जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सर्विस है, वो काफी जरूरी होती है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स को लेकर काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं कई बार, क्योंकि आप इस तरीके की हो सकता है आप डिफरेंट टाइप्स की वेब होस्टिंग होती हैं, उनमें से आप किस प्रकार की लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको यह भी कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। वो ईमेल के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर फ़ोन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर इंस्टेंट चैट के थ्रू किस टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। 24 घंटे 7 दिन की उनकी सर्विस है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हमारे साइट पर ट्रैफिक किस हिसाब से आने वाला है, या फिर हम उस पर क्या चीज़ें अपलोड करने वाले हैं, क्या चीज़ हम यूज़र के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको स्टोरेज और बैंडविड्थ का भी कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि आपको किस रेट पर किस सर्विसेज के साथ कितनी बैंडविड्थ और स्टोरेज आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको दे रहा है। इसका मतलब यह है कि बैंडविड्थ जो होती है कि दरअसल एक हिसाब से एक वैल्यू फिर एक मेजरमेंट का तरीका है, जो कि ये निर्धारित करता है कि आपकी साइट पर एक समय में कितनी रिक्वेस्ट का डाटा आएगा जाएगा। तो यह भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप अचानक गूगल पर रैंक कर जाते हैं, मान लीजिए आपने कम बैंडविड्थ की होस्टिंग ले ली, लेकिन आपकी वेबसाइट जो आपका वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है उसकी बैंडविड्थ कम है, तो आपकी साइट जो है वो डाउन हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी आपकी साइट, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको यह भी काफ़ी ज़रूरी टर्म्स है कि आपको अपना स्टोरेज और बैंडविड्थ का भी ध्यान रखना है कि आपका किस तरीके का रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा हमें सर्वर की समझ होना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार के सर्वर की हमको आवश्यकता है अपने इस पूरे काम के लिए। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेब होस्टिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः जो वेब होस्टिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है, जो आपकी ज़रूरत के आधार पर आपको अपने हिसाब से लेनी होती है। आपने पीछे जिन बिंदुओं को लेकर हमने बात करी उनको पूरी तरीके से तय कर लिया है, उन पर अपने ज़रूरत के मानकों को कंपेयर कर लिया है। उसके बाद आप
देखते हैं कि अब आपको खरीदने के स्टेज पर ये होता है कि आपके पास पैकेज बन के आ रहे होते हैं कि इस पैकेज को ले लो, इस पैकेज में ये चीजें हैं, तो आपको वहां पर से तय करना होता है। पर शेयर सर्वर जो होता है उसमें आपको क्या होता है कि एक साथ हजारों वेबसाइट भी हो सकती हैं, सैकड़ों वेबसाइट भी हो सकती हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो साइट की लोड परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पर एक सर्वर के अंदर काफ़ी सारी साइटें काम कर रही होती हैं। साझा होस्टिंग सर्वर कैपेबिलिटी तक की पहुंच सीमित कर देता है। आमतौर पर आपको FTP और SFTP के माध्यम से फाइलों को अपलोड करने के लिए सीमित किया जाता है। सेल एक्सेस को रोका जाता है और डाटाबेस की मात्रा को सीमित कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी साइट का जो परफॉर्मेंस है वह दूसरी साइट के मुकाबले शायद प्रभावित हो जाता है, जिससे कि आपके जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दूसरा जो सर्वर होता है वेब होस्टिंग के लिए होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो एक सिस्टम पर चलने वाली वर्चुअल मशीन या फिर सिम्युलेटेड कंप्यूटर का उदाहरण होता है। आमतौर पर होस्टिंग प्रोवाइडर एक सिस्टम पर कई इंस्टॉलेशन चलाते हैं, कई सर्वर को एक ही सिस्टम पर आपके लिए, अपने यूजर के लिए इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन आपके पास अलग अलग तरीके से आपके पास उससे बेहतर ये सर्वर होता है। यदि आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग का उपयोग करते हैं तो आपको बेसिक सर्वर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आता है जो पूर्ण रूप से आपके पास होता है वो है डेडिकेटेड सर्वर, यानी कि समर्पित सर्वर जो कि पूरी तरीके से आपके पास होता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी सर्वर जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर यानी एक डेडिकेटेड सिस्टम आपके लिए रखती है। फिजिकल सिस्टम पूरी तरीके से आपके लिए किराए पर दिया होता है। बस फर्क इतना होता है कि यह जो आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपका जो फिजिकल सिस्टम है वो आपके पास नहीं होता है, वो उनके सर्वर में होता है। वो उसका मेंटेनेंस रख रखाव वगैरह करते हैं। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि किस किस तरीके की होस्टिंग होती है या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप होस्टिंग लेते हैं। आप समझ चुके हैं कि आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपकी टेक्निकल जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं, तो आप वहाँ पर से ये चीज़ें खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ सर्विस प्रोवाइडर की तो यहाँ पर GoDaddy आ जाता है, होस्टिंगर आ जाता है, ब्लूहोस्ट आ जाता है, होस्टगेटर आ जाता है, नेमचीप आ जाता है, स्केला होस्टिंग आ जाता है। ऐसी बहुत सारी होस्टिंग है। इसके अलावा गूगल क्लाउड है और अमेज़न का क्लाउड है। इस तरीके कई सारी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि आपका कंटेंट, आपकी यूज़र को जिस तरह का कंटेंट आप प्रोवाइड करना चाहते हो उसका यूज़र एक्सपीरियंस को लेकर हो, चाहे आपका स्टफ जो उसमें अपलोड होने वाला है, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने लिए होस्टिंग चुननी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल चुकी होगी कि आप होस्टिंग लेते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आप आपकी वेबसाइट के लिए जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी है उसके लिए एक अच्छा सा सर्वर मिल सके, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सके। तो आज की इस कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।